पश्चिम बंगाल में नई सरकार की शपथ ग्रहण से पहले खूनी खेला शुरू हो गया है। भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कल रात करीब 10 बजे कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में हुई। हमलावर बाइक से आए थे। चंद्रनाथ रथ कार पर सवार थे। उनकी कार के आगे एक दूसरी कार को लाकर रोका गया और फिर जैसे ही चंद्रनाथ रथ की कार रुकी, बाइक सवार हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चंद्रनाथ आगे की सीट पर बैठे थे और उसी ओर से हमलावर ने गोली मारी। चंद्रनाथ रथ को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस सीसीटीवी और सबूतों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। सीआईडी एसआईटी जांच कराई जा रही है। कई संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इधर जिस हॉस्पिटल में चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम हुआ, वहां खुद शुवेंदु अधिकारी पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने खुद भी डीजीपी से बात की है और पुलिस को कुछ और सुराग भी मिले हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। वहीं शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की मां ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाने की मांग की है। उन्होंने टीएमसी पर भी उंगली उठाई। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो जांच का विषय बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था, उसके चेसिस नंबर को मिटाया गया था और साथ ही कार में इस्तेमाल नंबर प्लेट को भी पूरी तरह से डुप्लीकेट बताया जा रहा है। ये जो डुप्लीकेट नंबर प्लेट है सिलीगुड़ी की बताई जा रही है। कार नंबर के मालिक का कहना है कि असली कार उसके पास ही है। वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। पुलिस और सीआईडी मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। इसमें सबसे अहम लोकल कनेक्शन माना जा रहा है। वहीं इस हत्या के बाद से बीजेपी नेताओं में आक्रोश है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सत्ता खोने के बाद से हताशा में ऐसी हरकत करवा रही है। तब तृणमूल पावर में आया था और इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्र का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तो उठता है। अभी सरकार भी हम लोग का अभी नहीं हुआ, शपथ भी नहीं हुआ। इसके बीच में जो हुआ, पुलिस पूरा पुलिस के हाथ पे तो है ही, अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ पे है। कैसे हुआ पूरा होना चाहिए, मुझे लगता है कि इंक्वायरी होना चाहिए। और चंद्र बहुत अच्छा लड़का था और बहुत भोला भाला लड़का था वो। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा। हम लोग चाहते नहीं है कुछ हिंसा यहाँ पे बंगाल में, लेकिन बंगाल जैसा है कि ये जो गुंडा बाहिनी, मस्तान बाहिनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो खत्म करने में हम लोग को टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता सौगता रॉय ने भी चंद्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक नृशंस हत्या है और इसकी हाई लेवल जांच के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि
इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी शपथ ली। सम्राट चौधरी की कैबिनेट में आज कुल 32 नए मंत्री शामिल हुए। इनमें 15 मंत्री बीजेपी के, जेडीयू के 13 और एलजेपीआर के 2 मंत्री हैं, जबकि एचएएम और आरएलएम से एक मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने 5 नए चेहरों को मौका दिया, जबकि जेडीयू ने निशांत कुमार समेत 3 नए लोगों को मंत्री बनाया है। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 10 मंत्री अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वही ओबीसी वर्ग से 6, दलित से 7, स्वर्ण 9 और 1 मुस्लिम वर्ग के विधायक मंत्री बने हैं। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री हैं, जिनमें से 3 मंत्री जेडीयू से हैं। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में हुआ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नीतीश कुमार, अमित शाह, नितिन नवीन जैसे बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिलने के बाद भी टीवी के चीफ एक्टर विजय शपथ से दूर है। तमिलनाडु में अब तक नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। विजय आज फिर से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मिलने लोक भवन पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक विजय के पास कांग्रेस के समर्थन के बाद भी बहुमत नहीं है। तमिलनाडु के राज्यपाल राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं। ऐसे में विजय को कहा गया कि वो पहले बहुमत का नंबर जुटाएं, उसके बाद शपथ ग्रहण करें। ज्यादा अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं चेन्नई से रोहिणी। तो रोहिणी, आपसे जानना चाहेंगे कि विजय की शपथ ग्रहण में कहां पर बात अटकती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह से टीवीके के पास जो नंबर्स हैं, अगर आंकड़े देखे जाएं तो उनके पास 107 हैं, क्योंकि विजय 2 सीट से लड़े थे तो 1 से 8 से 1 से 7 हो जाएगा। उसके साथ जुड़ता है कांग्रेस के 5 से, तो 112 उनके 113 है उनके पास। अब उनको चाहिए करीब 6 सीट्स। ये सीट छोटे छोटे पार्टी से आते हैं, जैसे कि वीसीके और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनसे आएंगे, क्योंकि उनमें 2-2 सीट उनके पास है। अहम बात यह है कि राज्यपाल ये कह रहे हैं कि अगर टीवीके को सरकार बनानी है, विजय को मुख्यमंत्री बनना है, तो पूरी तरह से 118 सिंपल मेजॉरिटी दिखाएं। सबकी समर्थन जो है, जो भी पार्टियां हैं, उनकी लेटर ले आएं और वो लेटर के आधार पे उसको सबमिट किया जाए राज्यपाल के पास। उसके बाद वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आज भी अब तीसरी बार जो टीवीके राज्यपाल से मिले, 2 बार विजय खुद मिले हैं और 1 बार कल शाम को टीवीके के कुछ नेताएं जाके मिले थे, क्योंकि उन्होंने पहले बार जब विजय मिले थे राज्यपाल से, वो पहले अपने जो जितने नंबर्स थे अपने पार्टी के दिखाई दिए, पर शाम को जब कांग्रेस की समर्थन आ गई थी वो लेटर लेके गए। अब राज्यपाल का कहना है कि पूरे 118 दिखाए, क्योंकि लोक भवन का कहना है कि लोगों का जो जनमत है, वो आप टीवीके को जो 107 सीट्स दिए हैं, वो पूरी तरह से सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक सरकार स्थित सरकार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टी विड्रॉ कर ले और पूरी सरकार गिर जाए। और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमिलनाडु के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया जाए, इसलिए यहाँ पे अड़चन हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस इस पे बहुत तेज तरीके से वो अटैक कर रहे हैं और वो राज्यपाल को अटैक कर रहे हैं। और कल उनका एक प्रोटेस्ट भी निकलेगा चेन्नई में। उनका कहना है कि राज्यपाल सेंटर और बीजेपी के इस पे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और वो सेंटर जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। तो ये फिर से एक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक टसल या एक फाइट जैसे शुरू हो चुका है। अहम बात यह है कि टीवी के फिर से अब जब हम बात कर रहे हैं, 1 घंटे पहले टीवीके के कुछ लीडर्स हैं जो सीपीआई और सीपीएम के ऑफिसेज गए हैं ताकि वो समर्थन ले आए। वो लेटर्स लेके वो राज्यपाल के पास जाएं तो उनके पास और भी नंबर्स आएंगे। 6 नंबर्स चाहिए उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहिणी पूरी पिक्चर समझाने के लिए। और जिस तरह से रोहिणी बता रही थी कि अभी भी बहुमत साबित करने में फिलहाल सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन टीवी के पूरी कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। पिछले साल मई में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर की गई ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और हमारे लोगों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया। हर भारतीय को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है।
साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मौके पर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए सेना ने दुनिया और दुश्मन देशों को साफ कर दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वायुसेना ने अपने आधिकारिक संदेश में सख्त लहजे में कहा कि भारत ना कुछ भूलता है और ना ही किसी को माफ करता है। इस विशेष वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत आतंकियों और उनके मददगारों की पहचान करेगा, उन्हें ढूंढेगा और उनका खात्मा भी करेगा। सरकार ने इसे केवल बयान नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प करार दिया है। वायुसेना ने अपने पोस्ट में लिखा कि कार्रवाई में सटीक, यादों में शाश्वत, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मौके पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर्स ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मीनावाला, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद मौजूद रहे। इस दौरान ऑपरेशन से जुड़े कई अहम पहलुओं, रणनीति और उपलब्धियों पर जानकारी दी गई। एयर मार्शल अवधेश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य अभी भी कायम है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। Our posture as to are we forward deployed, what I would like to say that we are deployed as per our requirement, as per our threat assessment, and we are ready even as we speak. So that has been the posture, not during Sindoor, that has been the posture before Sindoor, during Sindoor, and it remains the posture even today, and it will continue to remain so. तो पिछले साल आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया था। इस ऑपरेशन के बाद से ही डिफेंस सेक्टर में काफी हलचल देखने को मिली है। एक साल में डिफेंस शेयर्स में जोरदार रिटर्न मिला है। ऑपरेशन सिंदूर का डिफेंस सेक्टर पर क्या हुआ है असर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी हरमास फटाकिया। एक साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा बल दिया गया है, तो उन सबकी बात हम करेंगे। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है, जिसमें 30% की तेज़ी आपको देखने मिली है, और उसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म करा है सेक्टर को, इंडेक्स को। MTR टेक एक ऐसा स्टॉक है जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है पिछले 12 महीनों का। 350% की तेज़ी यहाँ पर देखने मिली है। हालांकि ये और बात है कि MTR टेक के अन्य बिजनेसेस भी है डिफेंस के अलावा। एक्सिस केड्स में 180% की और अपोलो माइक्रो में भी 164% की तेजी देखने मिली है। अन्य छोटे नाम जो है डेटा पैटर्न्स, डायनामेटिक टेक्स, भारत फोर्ज जिसके भी और अन्य बिजनेसेस है, लेकिन वहां पर भी 72% की तेजी देखने मिली है पिछले 12 महीनों में। एम्फोसिस इस वक्त सरकारी PSU कंपनियों पर भी था, तो उन सरकारी डिफेंस कंपनीज में जो कि गार्डन रीच एक आउट परफॉर्मर बनकर निकला है। BEL में 40% की तेजी थी, कोचिन शिपयार्ड में 18% की तेजी थी। लेकिन दो बड़े नाम ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, और यही दो इकलौते ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 12 महीनों में। मैसगांव डॉक एक नाम है जिसमें 11% की गिरावट है, और भारत डायनामिक्स में 8% की गिरावट है। अब पिछले 12 महीनों में इस पूरे सेक्टर में हुआ है क्या? जब बजट में एम्फेसिस ज़्यादा दिया गया है डिफेंस सेक्टर को, आवंटन में 15% का इजाफा देखने मिला है। केपेक्स बजट में भी 22% की तेजी देखने मिली थी, और
ये आंकड़ा भी 2 लाख करोड़ के पार है। केपेक्स में भी ज़्यादातर जो है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर ज़्यादा बल दिया गया है, ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से सेक्टर फोकस में रहा है और उस वजह से इन सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक्स अगर आप देखें, ये तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद की ऑर्डर बुक डिस्क्लोजर्स है। HAL की ऑर्डर बुक लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और तीनों शिप बिल्डर्स मैस्गाव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड को अगर आप मिलाकर भी देखें तो लगभग 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इन तीनों की भी मिलाकर बनती है। अब आगे क्या, एक बड़े काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में रहेंगी। एक प्रोजेक्ट 75 सबमरीन का ऑर्डर है जिसके लिए मैस्गाव डॉक काफ़ी फोकस में रहा है। नेक्स्ट जेन जो कि कॉर्वेट व्हीकल्स है उनके भी एक ऑर्डर्स की जो है पाइपलाइन में है। फ्यूचर के लिए लड़ाकू व्हीकल्स है जिनके LNT, भारत फोर्ज वगैरह और क्विक टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो कि QRSAM ऑर्डर एक BEL के लिए जो फोकस में रहा है वो अभी भी पाइपलाइन में है, जो कि पिछली तिमाही में आना था लेकिन अब ये इस तिमाही में स्पिल ओवर हो सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में रही है। काफ़ी सारों ने आउट परफॉर्म भी किया है लेकिन कुछ बड़े ट्रिगर्स अभी भी लाइंड अप है। अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में रहा लेकिन बाजार के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 62,000 का स्तर पार किया। डिफेंस और ऑटो शेयर्स में जोरदार खरीदारी ने बाजार का मूड हाई रखा। कैसा रहा बाजार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, बाजार के मोमेंटम की आज बात करी जाए तो रेंज बाउंड मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें मिड कैप की, स्मॉल कैप की, तो शानदार तेजी यहां पे आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर इंट्राडे में बात करी जाए तो मिड कैप ने तो अपने हाईएस्ट लेवल को भी छुआ था, करीबन 62,000 तक ये इंडेक्स जो है हमें जाता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा अगर हम बाकी सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज डिफेंसिव सेक्टर्स में काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में देखिए 3% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी ऑटो भी करीबन 2% की बढ़त के साथ। लूजिंग पॉकेट में आईटी में थोड़ा सा प्रेशर बना है। PSU बैंक, ऑयल एंड गैस भी आज थोड़ा सा ड्रैग करते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले लेके आइए निफ्टी में आप देखिए HDFC लाइफ, बजाज ऑटो। HDFC लाइफ के नंबर्स आने वाले हैं, नंबर से पहले ये रिएक्शन। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ग्रासिम इंडस्ट्री में मोमेंटम शानदार देखा गया। निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, टेक महिंद्रा और टाइटन में आज थोड़ा सा पेन देखने को मिला है। नंबर्स आने वाले हैं, नंबर से पहले का ये कुछ फोकस में हमें जो है स्टॉक्स देखने को मिले हैं। ऑटो सेक्टर में आज काफ़ी तेज़ी है। ऑटो के नंबर्स आए थे, अपडेट्स आए, उसके बाद ये तेज़ी देखने को मिली है। भारत फॉर्ज, एक्साइड इंडस्ट्री, बॉश, हीरो मोटोकॉर्प में भी शानदार इजाफा देखा गया है। यही नहीं बल्कि डिफेंस में जैसे कि मैंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल, जिसके बाद सारे ही डिफेंसिव शेयर्स आज अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसमें उबाल ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। आज ब्रेंट क्रूड का भाव $98 के नीचे चला गया। कई फैक्टर्स क्रूड की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। आगे क्रूड में कैसी हलचल देखने को मिल सकती है, बता रही हैं दीपाली राणा। कच्चे तेल के भाव में 2 दिन में हम 12% की गिरावट देख चुके हैं। कल हमने देखा जैसे ही वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर पॉजिटिव खबर आई, पीस स्टील होने की खबरें आई, उसके बाद एकाएक गिरावट बनी, $100 के नीचे स्लिप हुआ और आज भी $98 के आसपास ब्रेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में कारोबार कर रहा है। हालांकि इन्वेस्टर्स काफी क्लोजली न्यूज रिपोर्ट्स को वॉच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस इस समय बने हुए हैं। इसीलिए कल एक स्टीप रिएक्शन के बाद आज हल्की कमजोरी जरूर है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर हमने कल एक स्टेटमेंट आते हुए देखा जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ईरान अगर पीस डील पर अग्री नहीं करता है तो ज्यादा तेज बॉम्बिंग होगी, वो भी एट अ हायर लेवल। तो इसीलिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो लगातार आ रहे हैं उससे चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पीस डील होती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा था वो कम हो रहा है। इसी के कारण हमने एक तेज गिरावट कच्चे तेल में कल के सेशन में आते हुए देखी और आज भी प्राइसेस लोअर साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं। यूएस ने पाकिस्तान के जरिए जो पीस डील का प्रस्ताव है वो भेजा है, रुपए पर भी इसका रिएक्शन हमने आते हुए देखा है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, बट स्टिल वेट एंड वॉच मोड में। चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। जल्द ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिम कार्ड नहीं मिलेगा। दूरसंचार विभाग डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत सिम देने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
आजकल टीनेजर बहुत जल्दी ही मोबाइल का इस्तेमाल करने की शुरुआत कर देते हैं। 16 साल तक पहुंचते ही अपने नाम पर सिम कार्ड ले लेते हैं। ये सिम कार्ड उन्हें उनकी स्कूल या कॉलेज की आईडी के ऊपर मिल जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते उनको उनकी आईडी के ऊपर सिम कार्ड नहीं मिलेगा। दरअसल जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन कानून के नियम जारी हो चुके हैं और ये बहुत जल्दी ही लागू हो जाएगा, उसमें प्रावधान रखा गया कि अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो उसके लिए उसके माता पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक वेरीफाइबल कंसेंट लेनी पड़ेगी उनके माता पिता की। तो इसके लिए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को एक मैकेनिज्म बनाने के लिए भी कहा कि इससे वेरीफाई किया जा सके कि कोई भी सिम कार्ड देने से पहले उनके माता पिता की मंजूरी ली गई है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत भी कर दी है। तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि अगर 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने नाम पर सिम कार्ड नहीं ले पाएंगे, अगर जब तक उनके माता पिता इसकी मंजूरी नहीं दे देते। तो ये थोड़ा सा जो टीनेजर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशान कर देने वाली खबर होगी, लेकिन अगर उनके माता पिता सहमति देते हैं तो उनको आसानी से कार्ड मिल सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इंस्टाग्राम ने अदालत में कहा कि वो प्राइवेट मैसेज का एन्क्रिप्शन नहीं हटाएगा, लेकिन कानूनी जरूरत पड़ने पर सरकार को इसका एक्सेस दे दिया जाएगा। मैसेजिंग ऐप्स पर कितने सुरक्षित हैं आपके प्राइवेट मैसेजेस, इसी पर ही हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखें। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें अब देश के 40 साल से ज्यादा उम्र के मजदूरों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड्स के तहत आज देश भर में इस योजना की शुरुआत की है। श्रम मंत्रालय और ESIC अस्पताल मिलकर ये सुविधा देंगे। हेल्थ चेकअप में हार्ट, लीवर समेत 20 तरह के ब्लड टेस्ट शामिल किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की। सरकार का कहना है कि इस कदम से श्रमिकों को बेहतर हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। जो हमारे ESIC के कामगार हैं, जिनका हम कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं, वो ESIC के कामगार हैं, उनका तो एनुअल हेल्थ चेकअप का जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। और उनको हमारे जितने ESIC के अस्पताल हैं, ESIS के अस्पताल हैं, उनके साथ जो फैक्ट्रीज की है मैपिंग कर ली गई है। तो जो फैक्ट्रियाँ उनके 20 किलोमीटर के दायरे में आती हैं या जो भी एस्टेब्लिशमेंट 20 किलोमीटर के दायरे में आती हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे 40 के ऊपर वाले जो वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। और उस लिस्ट को लेने के बाद हम हर महीने का एक रोस्टर बनाएंगे। उस रोस्टर के हिसाब से हमारा ये काम तब तक चलेगा जब तक कि उस परिक्षेत्र में सारे लोगों का एनुअल हेल्थ चेकअप न हो जाए। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। बंगाल में सियासी खूनी खेला पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिए शाम 7:57 पर।